रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। द वर्ड रेडॉक्स, आप ध्यान देना बराबर। RED स्टार्टिंग के जो 3 इनिशियल लेटर है दैट इज रिडक्शन, एंड OX ऑक्सीडेशन के स्टार्टिंग के 2 इनिशियल, तो कंबाइन कर दिया गया रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो कंबाइन कर दिया गया, तो क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। दैट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता रहेगा और रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। So the reaction in which oxidation and reduction that takes place simultaneously. What do you mean by the word simultaneously? At the same time, एक साथ. That reaction is termed as redox reaction. समझा? The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction. मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक ही साथ। क्लियर है? तो डेफिनेशन लिखते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब is called as redox reaction. जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल। एग्जांपल चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, copper oxide CuO, when it is reacting with hydrogen it forms copper and water molecule. कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? जब वो हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो इट इज फॉर्मिंग कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन में देखना है कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है। लेट्स चेक इट आउट। अगर आप यहां देखोगे हाइड्रोजन, इसके पास में ऑक्सीजन था? नहीं था। बट जैसे ही प्रोडक्ट साइड में गया तो ऑक्सीजन ऐड हुआ या नहीं? ऐड हुआ ऑक्सीजन। आई विल राइट हियर ऑक्सीजन प्लस। ऑक्सीजन प्लस का मतलब है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। दैट्स व्हाई क्या हुआ यहां पर? फिर ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया हुआ है, तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है? समझ में आया सबको? अच्छा, यहां चेक करना सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन। यहां पर ऑक्सीजन था बट जैसे ही प्रोडक्ट साइड में गया तो ऑक्सीजन निकल गया, मतलब ऑक्सीजन लूज किया है ना? तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑक्सीजन माइनस। तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है मतलब रिडक्शन। क्या रहेगा? रिडक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, प्रोडक्ट में गया तो ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन गेन हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड पे गया तो ऑक्सीजन लिबरेट हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो मूविंग ऑन टू वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। H2S प्लस SO2। H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S क्या है? SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस है ये? इट इज फॉर्मिंग सल्फर एंड H2, सल्फर एंड
H2। तो बैलेंस करना है, ऑक्सीजन दो, यहाँ 2 करने के लिए यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 कर दो, 2s 1 3s, ठीक है। अब लेट्स सी कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहां देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके पास ऑक्सीजन था क्या? यहां देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया कि नहीं? तो ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, राइट। सेकेंड पार्ट चेक करो रिएक्शन का। ऑक्सीजन था यहां पर, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पे गया तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ऑक्सीजन लूज कर गया, तो ऑक्सीजन लूज कर गया तो क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन के अंदर आपको ये दोनों भी एग्जांपल याद करना है कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिक करता है अपने साथ में। मान लो अगर आपने एक ही एग्जांपल याद करके गए, दोनों में से कोई भी एग्जांपल याद करे, तो एग्जामिनर कैसा ट्रिक करता है अपने साथ में। मान लो आपने ये एक एग्जांपल याद करके गए और एग्जामिनर ने ये वाला रिएक्शन ही डाल दिया पेपर में, और क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई दी। तो आपने याद किया हुआ, आपने समझा है कि भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप उसका आंसर लिख लोगे, इट इज द अबव रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखना हो कैसा ट्रिक कर रहा है अपने साथ। गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन, गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब आपने बोला है कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आप उसका एक और एग्जांपल दो। मतलब वो अपने से मांग रहा है कि भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन मैंने लिखा है, तो उसका एक और एग्जांपल। तो अगर आपने याद नहीं किया तो आपका सेकंड क्वेश्चन मिस आउट हो जाएगा, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दोनों एग्जांपल याद करो। क्लियर है? क्या पता कोई भी एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में आ जाए, है क्या नहीं? तो दोनों याद करना है आपको। क्लियर है? एनी डाउट? समझ में आया? ओके। अब आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड 4 चीज लिखनी है, ध्यान देना बराबर। ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये 4 चीज लिखनी है। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ, किसको ऑक्सीडेंट कहते हैं और किसको रिडक्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये चारों चीज फाइंड करने के लिए आपको रिएक्टेंट साइड पे ही रहना है। कहां रहना है? प्रोडक्ट साइड पे जाना ही नहीं है, रिएक्टेंट साइड पे ही आपको रहना है, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल का करके बताता हूं, ठीक है। चलो, तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो लिखने के लिए यहां ध्यान दो। आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहां पर मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन, एरो मार्क दिख रहा है आपको, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, एरो गया है, तो दैट मींस हाइड्रोजन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन क्या हुआ है? तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, H2। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। उसी तरीके से अगर आप देखो दूसरे वाले रिएक्टेंट में, येलो वाले एरो मार्क में रिडक्शन लिखा हुआ है कि नहीं? तो यहां पर CuO क्या हो गया है? रिड्यूस्ड हो गया हुआ। CuO क्या हो गया है? CuO इज सिंपल। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ, समझ में आया? तो ये एरो मार्क से समझ में आ रहा है। तो यहां पर H2 ऑक्सीडेशन किस पे जा रहा है? तो H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, H2 इज CuO रिडक्शन में जा रहा है, तो CuO इज रिड्यूस्ड। क्लियर है? आप सीधे बैठो, हाथ नीचे रखो। क्लियर है? कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ, समझ में आया? नेक्स्ट, अब ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है वो जानना है। अच्छा, हम लोगों ने अभी लिखा कि H2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो यहां क्वेश्चन पूछो, आस्क द क्वेश्चन, H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? हाँ ऑक्सीडाइज्ड हुआ। किसके वजह से हुआ? तो बोलेगा बाजू वाले की वजह से। अब फेल हुआ किसके वजह से? बाजू वाले की वजह से हुआ। क्यों? कॉपी किया था, उसका देख के लिखा मैं।
कभी कभार पास हो जाते, किससे? हमें बाजू वाले से पास हो जाते, है ना, वही से। तो H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, किसके वजह से? बाजू वाले की वजह से। तो CuO जो है वो ऑक्सीडेंट है। क्या है वो? ऑक्सीडेंट। फिर CuO क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है ना। CuO क्या हुआ है? तो क्वेश्चन पूछो भाई किसकी वजह से रिड्यूस्ड हुआ, वो बोलेगा बाजू वाले की वजह से। किसके वजह से? तो H2 क्या हो जाएगा? रिडक्टेंट। H2 क्या हो जाएगा? रिडक्टेंट। समझा या नहीं समझा? क्लियर है कैसे ये चारों फाइंड किया हम लोग ने? वैसे आप बताओ अभी इसके लिए कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? नहीं, वो नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली यू हैव टू राइट द कंपाउंड। H2S क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। रिड्यूस कौन हुआ है? SO2 रिड्यूस्ड हुआ। चलो वापस इधर आते। H2S2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, हाँ, किसके वजह से? बाजू वाले के। तो SO2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेंट। SO2 इज। फिर SO2 तो रिड्यूस्ड हुआ है, किसके वजह से? बाजू वाले के वजह से। तो H2S क्या हो जाएगा? रिडक्टेंट। क्लियर? समझ में आया? तो एग्जाम में अगर आपको ये रिएक्शन दे रहे तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये 4 चीज फाइंड करने भी बोले, विच इज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द अबव रिएक्शन। यू शुड नो वेरी वेल कैसे निकालना है आपको। क्लियर है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि विच इज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द अबव रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, विच इज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द अबव रिएक्शन। क्लियर? समझ में आया कैसे निकाला है चारों भी चीज? अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये एरो मार्क करके ऐसा वो लिख के देंगे क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन? नहीं लिख के देंगे, आपको ये सिर्फ रिएक्शन लिख के देंगे। यहाँ आपको समझना है कि हाँ यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो रिडक्शन। आप खुद एरो बना लो पेंसिल से, उसके बाद फिर ये 4 चीज। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझा रेडॉक्स रिएक्शन? डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जांपल, एंड कौन ऑक्सीडाइज, कौन रिड्यूस, कौन ऑक्सीडेंट, कौन रिडक्टेंट। क्लियर है? कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? रस्टिंग होना, मेटल का रस्टिंग होना। रस्ट मतलब जंग लगना। आपने देखा रहेगा ब्राउनिश कलर का लेयर सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाता है मेटल के ऊपर, ब्राउनिश कलर का सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाता है, उसको रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट, है क्या नहीं? हिंदी में उसको जंग कहते हैं, है क्या नहीं? जंग लग जाना, राइट? रस्ट लग जाना, है क्या नहीं? रस्टिंग ऑफ आयन। तो किया गया है, मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। वी हैव टेकन 4 टेस्ट ट्यूब, 4 टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, चारों में मैंने आयन नेल्स डाल दिया हुआ है। दिख रहा है आपको? आयन नेल्स चारों में डाल दिया हुआ है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में वाटर ऐड किया हुआ है और उसके ऊपर से ऑयल ऐड किया हुआ है। वाटर ऐड किया और फिर ऑयल, ऑयल का लेयर बनता हुआ नजर आएगा। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है। सॉल्ट सॉल्यूशन इज लाइक कॉमन सॉल्ट लिया, कॉमन सॉल्ट को पानी में डाल दिया और उसके बाद डाल दिया स्टर करके। थर्ड टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं है और मैंने उसको ओपन छोड़ दिया हुआ है एयर पास ऑन होने के लिए। फोर्थ वाले टेस्ट ट्यूब में आयन नेल डाला हुआ है और क्या लिया है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पाउडर है, कैल्शियम क्लोराइड का पाउडर है। 3 टेस्ट ट्यूब के ऊपर मैंने लीड डाल दिया हुआ है, ए, बी एंड डी वाले में। सी वाले में लीड डाला नहीं ताकि एयर मेरा पास ऑन हो, ठीक है? और उसको 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन के लिए या 1 वीक के लिए मैंने रख दिया इस तरह से, ठीक है? 1 वीक के बाद में मैं आ रहा हूँ चेक करने के लिए, ठीक है? क्या लगता है आपको कौन से टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग हुआ रहेगा आयन का? ये आयन का है, आयन नेल है, Fe, है ना? हाँ, तो कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर आयन का रस्टिंग हुआ रहेगा? सी वाले में हुआ रहेगा। कंफर्म? 100% कंफर्म है सी वाले में हुआ रहेगा। क्यों बोल रहे हो आप सी वाले में हुआ है? आप बोल रहे हो कि आयन नेल जो है वो डायरेक्टली एयर के ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स आयन नेल के ऊपर जंग लग जाएगा, ठीक है? पक्का? ठीक है, टेस्ट ट्यूब सी के अंदर आयन नेल्स के ऊपर रस्ट आ जाएगा, सही बोल रहे हो।
ए वाले टेस्ट ट्यूब में नहीं आएगा, बी में भी नहीं आएगा, और डी में, सी में आया खाली, ए बी और डी में नहीं आएगा। सी में रस्टिंग हो रहा है, ए में, बी में और डी में नहीं हो रहा है ना, आपका कहने का मतलब ये, राइट? ऐसा नहीं है। रस्टिंग चारों टेस्ट ट्यूब में होगा, रस्टिंग चारों टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग होगा। उसका रीजन बता रहा हूं। रस्टिंग पकड़ने के लिए, रस्टिंग होने के लिए, रस्ट पकड़ने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इवन वाटर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। वाटर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रहा है? या कोई सॉल्ट सॉल्यूशन रहने दो, या कोई पाउडर रहने दो, कोई केमिकल पाउडर रहने दो, दे ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ में आ रहा है? बट यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि एयर के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से एयर के अंदर, एयर वाले टेस्ट ट्यूब में आयन नेल का रस्टिंग फास्टर रेट में होगा। मतलब इन सारे टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो 5 दिन में रस्टिंग हो रहा है, सी वाले टेस्ट ट्यूब में मान लो 3 दिन के अंदर ही रस्टिंग पकड़ लिया रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर आयन नेल जो है वो एयर के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसलिए यहां पर आयन का रस्टिंग जल्दी हो रहा है। समझ में आ रहा है? एंड वाटर, salt solution and chemicals, other chemicals, they are equally responsible for rusting of iron. सिर्फ फर्क इतना है कि एयर के साथ में रस्टिंग फास्टर स्पीड में होता है, बाकी सब में थोड़ा सा स्लोअर स्पीड, बट रस्टिंग होगा, सब में होगा, ये कंफर्म है, रस्टिंग होगा। अभी फॉर एग्जांपल ये सारे जो चैनल लगे हुए हैं क्लासरूम में, क्या इसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगा? होगा, ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में। उसके अलावा कभी कभार पानी गिरता है चैनल के ऊपर, है क्या नहीं, तो वो रस्ट पकड़ लेता है। आप लोग के पास में साइकिल रहेगी तो साइकिल का मडगार्ड होता है, बारिश में अगर उसको भीगने रख दो रस्ट पकड़ लेगा ना, है क्या नहीं? बारिश का पानी लग लग के उसके ऊपर क्या हो जाएगा? रस्ट पकड़ लेगा। तो द वाटर इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है? So what is corrosion basically? Corrosion is nothing but the damage of metal. Damage of metal का डैमेज हो जाना। कैसे? कांटेक्ट में आना। किससे कांटेक्ट में आ रहा है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के अपना मेटल अपना डैमेज करा लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो आपको इस पार्ट के अंदर लिखना क्या है? डेफिनेशन कॉपी करना है आपको टेक्स्ट बुक से, मैं मार्क करवाऊंगा आपको डेफिनेशन, और एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है, फेमस एमसीक्यू फ्रॉम दिस चैप्टर। हम जो बात कर रहे हैं कि आयन नेल रस्ट हो गया है, उसके ऊपर रस्ट पकड़ लिया है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला है, जो ब्राउनिश कलर का जो सब्सटेंसेस उस आयन नेल के ऊपर पड़ेगा ना, उसका केमिकल फॉर्मूला है। द केमिकल फॉर्मूला इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। Chemical formula of rust is Fe2O3 dot X molecule of water. Fe2O3 dot X H2O। आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो गया, तो आयन ऑक्साइड रस पकड़ लिया। एंड देयर आर सर्टन X molecules of water also. Water is also equally responsible. तो इसलिए वहां पर XH2O भी मिला हुआ है, साथ में है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट? Fe2O3 डॉट XH2O। दैट X रिप्रेजेंट व्हाट? नहीं, ये X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 1000, इसलिए बोला गया X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर है? तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3 डॉट XH2। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल बैंक्स है, एमसीक्यू है बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से। ठीक है? कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं,
छोटा होते ही आता है उनका हैंड राइटिंग। सबसे पहले तो स्मॉल एफ लिख दिया है आपने, इसको एग्जामिनर सीधा रॉन्ग कर देता है, ये गलती है आपकी, इसको एग्जामिनर सीधा रॉन्ग करता है। एज पर द साइन कन्वेंशन गिवन बाय बर्जेलियस, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, अगर कोई भी सिंबल को, अगर कोई भी एलिमेंट को अगर 2 लेटर का सिंबल दिया हुआ तो फर्स्ट शुड बी कैपिटल, सेकंड शुड बी, तो आपने फर्स्ट ही स्मॉल लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा ना। तो अगर आप इस तरह से लिख रहे हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इस तरह से लिखना नहीं है, आपको परफेक्टली इसी तरह से लिखना है, Fe2O3.X H2O, सारे के सारे कैपिटल है एक्सेप्ट ई स्मॉल है। क्लियर? डेफिनेशन क्या लिखना है आपको बता दो, पेज नंबर 44 पे। ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के वेरियस कंपोनेंट के साथ में कांटेक्ट में आने पर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, मेटल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके वजह से कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, उनका डैमेज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन। क्लियर? ये 2 लाइन आपको कंप्लीट करनी है डेफिनेशन कोरोजन। समझा? एनी डाउट? कॉपी करो। क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है आप ध्यान देना बराबर, ठीक है। अब हमारे घर के अंदर हम लोग ऑयल यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल, है क्या नहीं? अभी कुकिंग ऑयल को किस तरीके से यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ दी हाउस के अंदर, जरा घर पे जरा ध्यान देना किस तरह से यूज किया जाता है। मान लो एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया हुआ है ना आनंद, है क्या नहीं? मान लो कुछ भी फ्राई करना है, क्या फ्राई करते हैं? भजिया फ्राई करते हैं, खाते हैं ना भजिया। तो मान लो भजिया फ्राई कर लिया, है क्या नहीं? खा लिया अच्छे से, है ना, सॉस पे लगा के, ऑयल बच जाता है तो क्या करते हैं, वो ऑयल फेंक देते हैं? नहीं फेंकते। अभी ऑयल बहुत महंगा हो गया, कुकिंग ऑयल जो है बहुत ही महंगा हो गया, फेंक नहीं सकते, है ना। उसको वापस से यूज में लाते कुछ टाइम के बाद। मान लो कुछ और खाने का मन कर गया, क्या करते फिर? कुछ और फ्राई करते। क्या फ्राई करते? साबूदाना वड़े खाते हो ना, मान लो फ्राई कर लिया, वापस से ऑयल बच गया है, तो क्या फ्राई करते हैं? क्या फ्राई करवाना है बेटा मोहम्मद? मैं नहीं खाता तो मैं नहीं फ्राई करूंगा बेटा। फ्रेंच फ्राइज खाते हो तो फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर दिया, है क्या नहीं? फिर भी ऑयल बच गया है, लास्ट में क्या फ्राई कर देंगे? हाँ ठीक है, तेरा पापड़ फ्राई कर दिया, ठीक है, चल कब से चिल्ला रहा है, पापड़ भी, और मान ले चिकन फ्राई भी कर दिया, चलो ठीक है, सब करते गए। तो हो क्या रहा है बेसिकली? हाँ, रीयूज हो रहा है, अच्छा है ना? अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेफ्ट ओवर ऑयल को अगर बार बार रीयूज किया जाए तो वो जो ऑयल है ना, वो जो लेफ्ट ओवर जो ऑयल है, इट टर्न्स रैंसिड। क्या हो जाता है वो? रैंसिड मतलब हार्मफुल। रैंसिड का मतलब क्या है? हार्मफुल। इट टर्न्स हार्मफुल। बार बार अगर लेफ्ट ओवर ऑयल को यूज किया जाए तो इट टर्न्स रैंसिड। और मान लो आपका पापड़ और आपका चिकन फ्राई किया गया जो लास्ट में, उसका टेस्ट चेंज हो गया हो। क्या हो गया हो? टेस्ट क्या हो गया हो? चेंज हो। क्यों? क्योंकि जो ऑयल है ना वो रैंसिड हो गया था, और उस रैंसिड वाले ऑयल में मैंने लास्ट में फ्राई कर दिया है चिकन और क्या, पापड़, तो उसका फूड का टेस्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक बैड ओडर आना शुरू हो जाएगा ऑयल में से, दैट इज टर्म्ड एज फाउल ओडर। फाउल ओडर, बैड स्मेल, गंदी बदबू आना शुरू हो जाएगी, और उसमें हम बना रहे और खा भी रहे मस्त, है क्या नहीं? फिर हो गया फूड पॉइजन, जा रहे डॉक्टर के पास, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए, समझ में?
तो जितना ऑयल लगता है उतना ही ऑयल लेना चाहिए एक ही बार, तो ना जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही ऑयल लेना चाहिए। बार बार अगर मैं लेफ्ट ओवर ऑयल को बार बार अगर मैं यूज करूंगा तो इट टर्न्स व्हाट, रैंसिड। और जब कोई भी खाना उसमें बनाया जाएगा उस रैंसिड वाले ऑयल में, तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक फाउल ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा उस खाने के अंदर से भी। ऑयल में से तो आएगा, ऑयल में आएगा तभी तो खाने में से आएगा, क्योंकि ऑयल मिक्स हो गया है क्या नहीं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट फिनोमेना इज नोन एज रैंसिडिटी। इसी को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ कैसे बेसिकली, आप देखो जब बार बार आप लेफ्ट ओवर ऑयल को यूज करोगे ना तो उसमें से फ्रोद आना शुरू हो जाता है, झाग, फ्रोत आना शुरू हो जाता है, फ्रोत। तो वो आपको संदेह दे रहा है कि भाई मेरे को ज्यादा यूज मत करो, अभी बस करो। अगर आप ऐसे ज्यादा यूज करते रहोगे तो मैं खराब हो जाऊंगा और आपकी बॉडी को भी क्या कर दूंगा, खराब कर दूंगा। लेकिन नहीं, ऑयल महंगा है भाई, है ना, कितना महंगा हो गया है ना। तो हमारे पेरेंट्स नहीं नहीं ऐसा कैसा फेंक देंगे बेटा, अभी तो लाया है इसको, अभी तो पूरा 1 महीना चलाना है है क्या नहीं, तो उसी में चालू है। तो करना क्या चाहिए था, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही ऑयल लेना चाहिए, है क्या नहीं, राइट। और जब लेफ्ट ओवर ऑयल को हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो वो जो ऑयल जो है वो एयर के ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में आ रहा है। तो उस ऑयल का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। उस ऑयल का क्या हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट टर्न्स इनटू रैंसिड और एक फाउल ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? और फिर जब खाना उससे बनाया जाएगा तो उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज नोन एज रैंसिडिटी। तो इसलिए उस ऑयल को करना क्या चाहिए, जनरली जब हम कोई भी ऑयल लेकर आते हैं, यूज करते हैं, तो उस ऑयल को एक ऐसे कंटेनर में पैक करते हैं, ऐसे कंटेनर में रखते हैं जो एकदम टाइट हो, एयर उसके अंदर जा ना सके। अगर एयर जाएगा तो ऑयल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो टू अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, हमको ऑयल को ऐसे कंटेनर में स्टोर करना है और उसको एयर टाइट बंद करना है ताकि एयर पार्टिकल, एयर कंपोनेंट उस पर जा ना सके और ऑयल का ऑक्सीडेशन ना हो। दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू स्टोर ऑयल इन अ एयर टाइट कंटेनर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमको ऑयल को ज्यादा टाइम तक सेफ रखना है, सेफली रखना है, तो उसको एक ऐसे टाइट कंटेनर के अंदर रखो जहां पर एयर पार्टिकल उसके अंदर जा ना सके। क्लियर है, सिंपल, एनी डाउट? तो आपको रैंसिडिटी का डेफिनेशन मार्क करवाना है। फर्स्ट 2 लाइन, when we use old leftover cooking oil for making foodstuff, it is found to have foul odor called rancidity. Foul odor, foul मतलब bad odor, bad smell. If food is cooked in such oil, its taste also changes. यहां तक आपको लिखना है रैंसिडिटी का डेफिनेशन। क्लियर, समझा? एनी डाउट? कॉपी करो। That's it for this chapter.